Hi guys, how are you? First of all, good morning to all. पढ़ाई कैसे चल रहा है? आई थिंक पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा. ओके, वेलकम टू GSCAN Society. Today we are going to discuss about Constitution and Polity of India marathon session class number 3. Before we have done class number 1 and class number 2, if you not watch these two videos, then make sure you watch these videos from our playlist, and the playlist is given below, so you can click the bio description and watch our other two videos. So without any delay, let's get started. Question number 1 is given: which of the following is correct with respect to the commencement of election process in India? इलेक्शन प्रोसेस जो इंडिया में हो रहा है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए दिया है, the recommendation of election is made by the government and notification for election is issued by the Election Commission of India. ऑप्शन बी दिया है, the recommendation for election is made by the Election Commission and notification for election is issued by the Home Ministry of Center and Home Department of the state. Option C दिया है, the recommendation for election is made by the Election Commission and notification for election is issued by the President and Governor of the state concerned. Option D दिया है, both the exercise of making recommendation for the election and that of issuing notification in respect of it are done by the Election Commission of India. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. क्यों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है लेकिन सॉरी रिकमेंड करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट इशू करते हैं, नहीं तो गवर्नर इशू करते हैं. याद रखो इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है. ओके, और इसका काम है कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है. अभी 2024 में जनरल इलेक्शन चल रहा है, उसका भी वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, काउंसिल ऑफ स्टेट of the people not more than 250, not more than 552 member, not more than 238, not more than 530 representative of an representative state of the and union territory plus not more than 2 territories nominated Anglo-Indian plus X. तो यहाँ पे X का नंबर क्या है? X का मतलब क्या है? which of following will fit with the place marked X? यहाँ पे X का नंबर क्या है? यहाँ पे X का नंबर नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी. हाउस ऑफ पीपुल में काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपुल में इसका नंबर दिया है नॉट मोर देन 250, नॉट मोर देन 552 मेंबर, नॉट मोर देन 238, यहाँ पे 530, यहाँ पे यूनियन स्टेट का जो नॉट मोर देन 2. ओके, यहाँ पे एक्स का मतलब नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनियन टेरिटरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which among the following have the right to vote in the election to both the Lok Sabha and Rajya Sabha? इनमें से कौन सा जो कि वोट देने का राइट है लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्शन? ऑप्शन ए दिया है, इलेक्शन मेंबर ऑफ लोअर हाउस एंड पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इनको
राइट टू वोट इन इलेक्शन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्शन में इनका वोट होता है। Which one of the following states of India does not have legislative council even though the Constitution 7th Amendment Act 1956 provide for it? इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि जिसको वोट देने की State of India does not have legislative council even though the Constitution 7th Amendment Act provides for it. इनमें से कौन सा स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? ऑप्शन ने दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है बिहार, ऑप्शन सी दिया कर्नाटक, ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो याद रखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। याद रखो उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर एंड यूपी में यहाँ पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। Which of the following is the state in which the Lokayukta Act includes the chief minister in its ambit? कौन सा स्टेट में जो कि लोकायुक्त एक्ट बना गया था जिसमें कि चीफ मिनिस्टर को भी वहां पे इंक्लूड किया गया था? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल केरला, ऑप्शन बी गुजरात महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ऑप्शन डी दिए राजस्थान एंड कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात एंड महाराष्ट्र, जिसमें लोकायुक्त एक्ट को इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर को भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज? इनमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कौन सा भी नेशनल पार्टी नहीं है। तो हमारा टुडे 8 नेशनल पार्टी है। ओके, मुझे कमेंट में करके बताओ कि कौन सा 8 नेशनल पार्टी है हमारा इंडिया में प्रेजेंट है। द दिनेश गोस्वामी कमिटी वाज कंसर्न्ड विथ, ये दिनेश गोस्वामी कमिटी किस लिए बना था? डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, स्टेप टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, द प्रॉब्लम ऑफ चकमास के लिए बना था। तो याद रखो दिनेश गोस्वामी कमेटी किस लिए बना था? इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बना था। अभी एक कमेटी बैठा है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, बैठा था। इस साइमल्टेनियस इलेक्शन कौन सा कमेटी के चेयरमैनशिप में बैठा है, इसको तुम कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन 1990 में जब इलेक्टोरल रिफॉर्म होने के लिए वो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बैठा था। ये देखो दिनेश गोस्वामी कमेटी का एक मेन रिकमेंडेशन है, इन्होंने बोला था कि एक कैंडिडेट 2+ कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करेंगे, कैंडिडेट नहीं हो पाएगा। ओके, 2 से ज्यादा कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर पाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। If an election to a state legislative assembly, the candidate who is declared elected loses his deposit, it means अगर एक कैंडिडेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉसेस हिज डिपॉजिट, इसका मतलब द पोलिंग वाज वेरी पुअर, द इलेक्शन वाज फॉर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑप्शन सी द इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वाज वेरी मार्जिनल, ऑप्शन डी ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। ओके, अगर ज्यादा मेंबर कंटेस्टेड करेंगे इलेक्शन में तो 1/6 वोट क्या होगा, वो एक्वायर नहीं कर पाएंगे, कैंडिडेट एक्वायर नहीं कर पाएगा। भले ही वो जीत जाएगा, विन करेगा, लेकिन इतना वोट एक्वायर नहीं करेगा तो उसका जो अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट है ना, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए ये उसका क्या हो गया, पॉसिबल रीजन हो सकता है। इफ द नंबर ऑफ सीट्स allocated to a state in the Lok Sabha is 42, then the number of seats reserved for the scheduled caste in that state will be। अगर एक लोकसभा का सीट एक स्टेट के लिए 42 है, तो उस कितना सीट वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। तो याद रखो, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दिया है तो पॉपुलेशन के हिसाब से ही उस शेड्यूल कास्ट का सीट रिजर्व होता है। अगर यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन नहीं दिया है, सीट नंबर दे दिया है, तो सीट नंबर से उस स्टेट का हमको एससी पॉपुलेशन पता नहीं चलता है। ओके, एससी पॉपुलेशन पता नहीं चलता, इसलिए हम उसका सीट नंबर भी नहीं बता सकते। तो ये क्वेश्चन है क्या है, इनसफिशिएंट। क्वेश्चन क्या है, इनसफिशिएंट। Which of the following is a part of electoral college for the president but not the forum for his impeachment? Okay, which of the following is a part of the electoral college for the president but not for the forum for his impeachment? तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना, इनका पार्ट नहीं होते। इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में, रिमूवल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते। Which one of the following statement about the duties of prime minister is correct? इनमें से कौन सा जो कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए दिया, इट इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग मेंबर ऑफ either हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन बी दिया है, कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, हैज फुल डिस्क्रिप्शन इन द चॉइस ऑफ पर्सन who are to be served as a minister in his cabinet. Option D, has only limited power in the choice of his cabinet college because of discretionary power vested with the president of India. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि वो फुल डिस्क्रिप्शन है चॉइस पर्सन हु आर सर्व एज ए मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। ओके, ये ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये अनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, of the four forms of political protests mentioned below, which one is derived from the name of the person who used it as a political weapon for the first time? ये जो बाइकआउट मूवमेंट हो, घेराव, बंद, हड़ताल, ये 4 प्रोटेस्ट है। इनमें से कौन सा प्रोटेस्ट जो एक पर्सन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये बॉयकॉट। ये बॉयकॉट का, ये एक पर्सन का नाम था, उनका नाम था चार्ली कमिंघम बॉयकॉट। चार्ली कनिंघम बॉयकॉट, ये एक ब्रिटिश थे। ओके, उन्होंने पहले
बॉयकॉट का जो प्रोटेस्ट किए थे, स्ट्राइक किए थे, उसके बारे में ये पहले स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था, इसलिए उनका उनसे बॉयकॉट का टर्म आया। अरे बॉयकॉट का मीनिंग है टू ऑब्स्ट्रैकल, ऑब्स्ट्रासाइज, ऑब्स्ट्रैकल नहीं, टू ऑब्स्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज। Given below two statements, one are labeled as accession and other are labeled as region. Accession दिया है, the word minority is not defined in the Constitution of India. Region दिया है, the minorities commission is not a constitutional body. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखो, the word minority is not defined, ये ट्रू है। The minority commission is not a constitutional body, ये भी ट्रू है। ओके, लेकिन ये जो डिफाइन नहीं किया, इसका ये रीजन है नहीं है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ओके, सॉरी, माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये फॉल्स हो गया, तो ए ट्रू हो गया और फॉल्स हो गया, रीजन फॉल्स हो गया, ये और दोनों के बीच में कनेक्शन भी नहीं बैठा। ओके, नेक्स्ट मूव कर क्वेश्चन नंबर 14 को। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपर हाउस मतलब राज्यसभा का मेंबर है, तो उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है? He will not be able to vote his favor event of non-confidence motion. He will not able to speak on the budget in lower house. He can make statement only in the upper house. He was to become a member of lower house within 6 months after being sworn in. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, क्योंकि देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन याद रखो, ये लोकसभा में होता है। अगर लोकसभा पे होता है तो लोकसभा का जो मेंबर होता है ना, वो सब वोट करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? अपर हाउस से है, इसका मतलब राज्यसभा से, तो राज्यसभा प्राइम मिनिस्टर है, तो वो क्या करेंगे? वोट नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, in the presidential election in India, every elected member of legislative assembly of a state shall have many votes, as there are multiple of 1000 in quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. As the present 1997, the expression of population here means the population ascribed by the, अगर 1997 में ये क्या गया था, तो ये इस कौन सा पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना? 1971 का पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह टाइम में उस 1971 का पॉपुलेशन को ही लेके वो उनका जो लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्शन में उसका वोटिंग को किया जाता था। मैच 1, मैच 2, मैच लिस्ट 1 में दिया है फंक्शनरी, लिस्ट 2 में दिया है ओथ और अफर्मेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेथ एंड एलिगेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ओथ लेंगे ना? फेथ एंड एलिगेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो क्या ओथ लेंगे? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या लेंगे ना? अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी क्या लेंगे? क्या लेंगे ना? यहाँ पे इस कोर्ट को हटा दो, यहाँ पे सुप्रीम, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वाला यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया। ओके, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे ना? फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी करेंगे। मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ लॉ, लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे?
मिनिस्टर तो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2, डी का हो गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? पंचशील प्रिंसिपल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? पहले तो बताओ पंचशील प्रिंसिपल कौन सा दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और उसके बाद कब हुआ था, और उस पंचशील का 5 प्रिंसिपल क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर कर देते, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 17 का ये देखो, नॉन अलाइनमेंट, ये पंचशील का प्रिंसिपल नहीं है। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये नाम ये अलग वाल लेवल का है, लेकिन पंचशील मूवमेंट याद रखो। पंचशील मूवमेंट के बारे में, ये चाइना इंडिया के बीच में था, इंडो चाइना, और ये 1954 में फॉर्म हुआ था। इसका 5 प्रिंसिपल है। ये एक हो गया पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अदर टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच ऑफ द इंटरनल अफेयर, ये 3rd स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट 4th स्टेटमेंट क्या है ना? इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। नेक्स्ट 5th नंबर क्या हो गया? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये तो हो गया। म्यूचुअल नॉन एग्रेसिव अगेंस्ट एनीवन, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन अगेंस्ट एनीवन, ये था उसका 5 प्रिंसिपल। ओके, पंचशील का। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए मनी बिल इज नॉट करेक्ट? मनी बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ए मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन either हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द स्पीकर ऑफ लोक सभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड whether a bill is money bill or not, the Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha, send it for consideration within 14 days, the president cannot return a money bill to the Lok Sabha for reconsideration। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनी बिल, सॉरी, नॉट करेक्ट दिया है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए क्या हो गया? इनकरेक्ट होगा, तो ये करेक्ट होगा। मनी बिल कैन बी इधर हाउस ऑफ द, ये इधर हाउस नहीं, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, लोअर हाउस। द स्पीकर कैन आस्क मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, द फेनोमेनन इज नोन एज, ये जो स्पीकर क्या करता है ना, एक मेंबर बोलने के बाद दूसरे मेंबर को बोलने के मौका देता है। इस फेनोमेना को हाउस में स्पीकर का जो ये बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं याइलिंग द फ्लोर। याइलिंग मतलब क्या है? येलिंग, देखो डेकोरम क्या होता है ना, ये तो क्या होता है ना, मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर इनसाइड द हाउस, और इंटरपिलेशन मतलब क्या है? इंटरपिलेशन मतलब फॉर्मल राइट ऑफ पार्लियामेंट टू सबमिट फॉर्मल क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। ये क्या है? फॉर्मल राइट, फॉर्मल क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, फॉर्मल राइट ऑफ पार्लियामेंट टू गिव फॉर्मल क्वेश्चन टू गवर्नमेंट। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब है टू वोट अगेंस्ट द पार्टी लाइन। ओके, इसको बोलते हैं टू वोट अगेंस्ट द पार्टी गाइडलाइन। ओके, डेकोरम का मतलब क्या है? मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर।
प्रॉपर बिहेवियर। ओके, ये 4 याइल्डिंग द फ्लोर का मतलब स्पीकर क्या करेंगे, अलाउ करेंगे एक मेंबर बोलने के बाद दूसरे मेंबर को बोलने के लिए, इसको याइल्डिंग द फ्लोर बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट होते। ओके, ऑप्शन बी दिया है, ये तो स्टेटमेंट सही हो गया, स्टेटमेंट 1 ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, स्टेटमेंट 2 दिया है, he must have the same qualification as required for the judge of the Supreme Court, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट दिया है, he must be a member of either house of the parliament, नहीं, ये मेंबर नहीं हो सकते। he can be removed by impeachment of the president, नहीं, ये प्रेसिडेंट के हैंड एंड सील में काम करते, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे उनको रिमूव कर सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, ये याद रखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल अंडर 76 में, आर्टिकल 76 में इनके बारे में मेंशन है। ओके, उसके साथ साथ इसके बारे में और क्या है ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ये ऑफिस बियर करते, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, और वो मेंबर ऑफ हाउस का मेंबर, कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो ये फैक्ट उनके बारे में थोड़ा याद रखना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज टू, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, प्रिपेयर द एनुअल बजट, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, allocate the funds to various ministry of the union and state government। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ये क्या करते हैं ना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं फाइनेंस मैटर में। ओके, ये प्राइम फंक्शन है फाइनेंस मिनिस्टर कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 22, the parliament can make any law for the whole and any part of the India for implementing international treaties with the consent of the state, with the consent of the majority of the state, with the consent of the state concerned, without consent of the any state। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि वो किसी भी स्टेट को कंसेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना कंसेंट के भी को क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए अगर कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो याद रखो 253 में, आर्टिकल 253 में मेंशन है कि अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। अगर स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है मतलब स्टेट को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तो कंसर्न भी कोई जरूरत नहीं है। The state which has the largest number of seat reserved for the scheduled tribe in the Lok Sabha is, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, ये चारों में से याद रखो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर ऑप्शन में तो झारखंड, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, ये तीनों याद रखो, ये तीनों का क्या है ना, 5 सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो तीनों झारखंड, एमपी, उड़ीसा, तीनों के तीनों का 5 है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश का राइट आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देयर करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज।
ये जो इतने सारे पोस्ट दिया है, इनका सीक्वेंस क्या है इंडिया में? देखो, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, फिर चीफ जस्टिस इंडिया के बाद क्या आएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, कैबिनेट के बाद क्या आएंगे ना? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आएंगे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी आएंगे। तो यहाँ पे 4 3 2 1 ये उसका करेक्ट सीक्वेंस है। Question number 25. Which one of the following duties is not performed by the Comptroller and Auditor General of India? इनमें से कौन सा ड्यूटी है जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का के द्वारा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है, टू ऑडिट एंड एक्सपोर्ट टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द contingency fund of and public accounts, to audit and report up on trading, manufacturing, profit and losses account. Option D, they are to control the receipt and issue of public money and to ensure the public revenue is lodged in the exchequer. तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है काग का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, to control the receipt and issue the public money and ensure the public revenue is lodged in their exchequer. तो ये इसका काम नहीं, इनका काम सिर्फ ऑडिट करना है, पब्लिक मनी को इश्यू करना है, पार्लियामेंट का काम। क्वेश्चन नंबर 26. इन व्हाट वे द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर? कौन सा वे में जो कि इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? तो पार्लियामेंट्री कमेटी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो पार्लियामेंट्री कमेटी, तो कंसल्टेटिव कमेटी इन वेरियस मिनिस्ट्री, by making administrator send periodic report, by compelling the executive to issue writ. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन है ना। ये थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू क्या करता है? वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेटिव को एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27. In which one of the following area does state government do not have control over its local bodies? इनमें से कौन सा एरिया में जो कि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल लोकल बॉडी के ऊपर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सिटीजन्स ग्रीवेंस। तो सिटीजन्स का ग्रीवेंस है ना, उस मैटर में स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है और कंट्रोल नहीं है लोकल बॉडी के ऊपर। और फाइनेंस मैटर में है, लेजिस्लेशन में है, और पर्सनल मैटर मतलब जो अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल का ट्रांसफर ये सब में है, लेकिन सिटीजन का ग्रीवेंस रिड्रेसल करने में वहाँ पे लोकल बॉडी के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 20. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1 दिया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके। स्टेटमेंट 2 दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन। हाँ, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। A national level political party is one which is recognized in 4 or more states. ये भी स्टेटमेंट सही है। 4 और 4 में से ज्यादा स्टेट का अगर वो स्टेट पार्टी है तो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। 4 नंबर दिया है, ड्यूरिंग द 1999 जनरल इलेक्शन देयर वर 6 नेशनल and 48 state parties recognized by the Election Commission of India. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, 6 नेशनल पार्टी था तभी, 48 स्टेट पार्टी था। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडियन पॉलिटी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
ऑप्शन ए दिया है प्लानिंग कमीशन इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। ऑप्शन बी दिया है प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन either of the two house of the parliament not in session। ऑप्शन सी दिया है द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 40 ईयर। ऑप्शन डी दिया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यहाँ पे तो जॉर्ज का कुछ एज लिमिट ही नहीं है। प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस व्हेन either हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लानिंग कमीशन है जेके अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ये भी नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमीशन याद रखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके ऊपर कंट्रोल पार्लियामेंट का कुछ नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है? द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इक्वल पावर, लेकिन उनका जो इसके लिए तो ये यहाँ पे डिबेट है कि उनको क्यों अलग अलग अथॉरिटी, क्योंकि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिमूव करते हैं उनके लिए क्या होता है ना, प्रोसेस होता है, लेकिन जब अदर इलेक्शन कमिश्नर रिमूव किया जाता है तभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्शन कमिश्नर का, नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल में चीफ इलेक्शन की राय जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? उनका दोनों का पावर सेम नहीं है, इक्वल पावर नहीं है। स्टेटमेंट 2 देखो, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज प्रोवाइडेड टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन ग्राउंड ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अज्यूम हिज ऑफिस or till the day he attained the age of 62 years, what whichever is earlier। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसलिए गलत, ये 65 होना चाहिए था, यहाँ पे 62 दिया है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? ऑप्शन बी, क्योंकि 2 and 3 आर करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। इन द केस ऑफ इलेक्शन अप टू द लोकसभा, the amount of secret deposit for general category candidate and the SC/ST category candidate respectively is। तो याद रखो यहाँ पे ये 2002 में इसका क्वेश्चन आया था, तो 2018 में इसका आंसर क्या होगा ना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ना, 10,000 है एंड SC/ST के लिए 5,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। द टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा का टर्म कितना है? कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months at a time, can be extended by 1 year at a time during the
proclamation of emergency. Option D दिया can be extended for 2 years at the time during the proclamation of emergency. तो लोकसभा का टर्म याद रखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year at a time during the proclamation of emergency. अगर इमरजेंसी के टाइम में लोकसभा का जो टाइम पीरियड को ना टर्म को 1 साल एक्सटेंड किया जा सकता है. एक Which one of the following authority recommends the principal governing to grant the aid in revenue of the state out of the Consolidate Fund of India? ग्रांट एड देने की, जो रेवेन्यू स्टेट को ग्रांट एड देने की बात रिकमेंड कौन करता है? कौन सा अथॉरिटी? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंटरस्टेट काउंसिल, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी पब्लिक अकाउंट कमेटी. तो याद रखो, फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है ग्रांट एंड एड टू द स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 दे ओनली राज्यसभा हैज एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर. Option B, there is a constitutional provision for nominating 2 members belong to the Anglo-Indian community to the Rajya Sabha. Option C, there is a no constitutional bar for the nominated member to be appointed as a union minister. Option D, a nominated member can vote both in presidential and vice presidential election. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना करेक्ट पूछा है, तो there is no constitutional bar for nominated member to be appointed as a union minister. नॉमिनेटेड मेंबर को यूनियन मिनिस्टर बनाने की कुछ लिमिट और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है. 35 का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन ईयर 1961. ओके. Statement 3, the second joint sitting of 2 House of Indian Parliament held to pass the banking service repeal bill. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट पूछा है, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है. ओके. जॉइंट सिटिंग 108 आर्टिकल में, पहला जॉइंट सिटिंग 1961 में बैठा था, सेकंड जॉइंट सिटिंग ये बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल को रिपील करने के लिए बैठा था. तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर. तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है. Which of the following bill must be passed each house of the Indian Parliament separately by special majority? इनमें से कौन सा बिल है जो कि 2 हाउस में सेपरेटली स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही पास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सेपरेटली बोथ हाउस में एंड स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ये पास किया जाएगा. Question number 37. As per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? इनमें से कौन सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में पहले आते हैं? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन द स्टेट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन स्टेट. तो याद रखो, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट आएंगे फर्स्ट में, सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, थर्ड में प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ में सारे स्टेट का गवर्नर, ऑल स्टेट का गवर्नर. ओके. नेक्स्ट आएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर आएंगे डेप्यूटी पीएम, इसके बाद आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर आएंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो याद रखो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, तो इसको थोड़ा सा
ध्यान रखो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर, फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है? टू अलाउ विथड्रॉ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नहीं, फाइनेंस कमीशन का ये फंक्शन नहीं है विथड्रॉल करना, ये तो लोकसभा का है। टू अलोकेट बिटवीन द स्टेट एंड द शेयर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स, हाँ शेयर प्रोसीड करता है, ये स्टेटमेंट सही है। टू कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट इन एड फॉर द स्टेट, यस ये भी सही। टू सुपरवाइज द रिपोर्ट एंड whether the union state government are levying tax in accordance with the budgetary provision, नहीं नहीं, ये budgetary provision कुछ डिसाइड नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 दिया है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड member of legislative assembly equal to the state population into 100 number of elected ml of the state. Second statement that the value of the vote of elected member of parliament equal to the total value of the vote of the all elected MPs and total number of elected MPs. तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, देयर इज मोर देन 5000 member in the latest election, 5000 member, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट है, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, while member of Rajya Sabha are associated with committee of the public account and public undertaking, member of committee on estimate are drawn entirely from the Lok Sabha. Statement 2 दिया है, the Minister of Parliament Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. Statement 3 दिया है, the Minister of Parliamentary Affairs nominates member of Parliament on committee, council, board and commissioner etc. set up by the government of India in various ministries. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो स्टेटमेंट 1, while member of Rajya Sabha are associated with committee on public and public undertaking, member of committee on estimates are drawn entirely from Lok Sabha. हाँ ये स्टेटमेंट सही है, एस्टिमेट कमिटी में लोकसभा से ही सारे मेंबर होते हैं, 30 के 30 में। The Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है ना, पार्लियामेंट अफेयर का जो कमिटी है ना, कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, उनके गाइडेंस में ही, डायरेक्शन में ही काम करते हैं। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटी काउंसिल, नहीं, ये नॉमिनेट नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए एंड 1 एंड 2। 41 नंबर, सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? सर्वे ऑफ इंडिया अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो याद रखो सर्वे ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इंडियन के पार्लियामेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है, द एप्रोप्रिएशन मस्ट बिल मस्ट बी पास्ड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी enacted, before it can be enacted
into law. Statement option B दिया है, no money shall be withdrawn from the Consolidate Fund of India except under the appropriation made by the Appropriation Act. Statement 3 दिया है, finance bill is required for the proposing new taxes, but no additional bill or act is required for making changes in the rate of taxes which are already under operation. Option D दिया है, no money bill can be introduced except the recommendation of the president. इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट दिया है? तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. The appropriation bill must be passed by the both house of the parliament before it can be enacted law. Both the house दिया है, ओके, both the house दिया है, ये तो सिर्फ लोकसभा में पास होता है. Consider the following task: superintendence, direction and conduct of free and fair election. ओके, 43 का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सही है? सुपरिटेंडेंस ऑफ डायरेक्शन कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सही है, इसका फंक्शन है. प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर एन इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये भी सही है. गिविंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड allocating election symbol to political parties and individual contesting election, ये भी सही है. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट दिया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट. फाइनल वर्डिक्ट इन इलेक्शन डिस्प्यूट ये देता है नहीं, ये नहीं देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. 1 2 3 ओनली करेक्ट हो गया. ओके, तो प्रोक्लेमेशन कौन देता है ना, ये हाई कोर्ट देता है, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो. कंसीडर द फॉलोइंग, द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू adjourn the house signed I but no prorogation in its only in president who can summon the house. Statement 2 दिया है, unless sooner dissolved or there is an extension of the term, there is an automatic dissolution of Lok Sabha by efflux of time at the end of the period of the 5 year, even if no formal order or dissolution is issued by the president. Statement 3 दिया है, the speaker of Lok Sabha continued in office even after the dissolution of house and until immediate before the first meeting of the house. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है? तो यहाँ पे गलती से हो गया है, 1 2 3 होना चाहिए था, 4 हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है. Which one of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है? In Lok Sabha, a non-confidence motion has to be set out of the ground on which it is based. B. In case of non-confidence motion in Lok Sabha, no condition of admissibility has been laid down in the rule. Option C दिया है, a motion of no confidence once admitted has to be taken up within 10 days of the leave being granted. Option D दिया है, Rajya Sabha is not empowered to entertain the motion of the no confidence. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा. इन लोकसभा ए नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू सेट आउट द ग्राउंड ऑन व्हिच इट इज बेस्ड. ये नीड नॉट टू बी सेट आउट फॉर इट्स ग्राउंड. तो इसके लिए क्या होता है ना, 50 मेंबर का रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है. 50 मेंबर राजी होंगे तो ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट. The resolution for removing the vice president of India can be removed in the वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल का रिजोल्यूशन कहाँ पे पास होगा, मूव किया जाएगा? लोकसभा में, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग में, राज्यसभा एलोन में. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा में ही पास किया जाएगा. With reference to Constitution of India, which one of the following pair is not correctly matched? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सा पेयर जो कि मैच नहीं है? फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट में है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट में है, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में. तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना?
ऑप्शन बी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में, ये यूनियन लिस्ट में। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हायर डिसाइडिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, हाईएस्ट डिसीजन बॉडी फॉर प्लानिंग इज द इंडिया इज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये गलत हो गया, ये एनडीसी होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये स्टेटमेंट सही है, जो प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तो 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, consider the following event, fourth general election in India, formation of Haryana state, Mysore named as Karnataka state, Meghalaya and Tripura become full state। ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, बनाना है। तो याद रखो, पहले हरियाणा 1966 में एक स्टेटहुड मिला, फिर 1967 में 4th लोकसभा का इलेक्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट त्रिपुरा मणिपुर मेघालय स्टेटहुड 1972 में मिला, 1972 में त्रिपुरा मेघालय मणिपुर को स्टेटहुड मिला। नेक्स्ट 1997 में कर्नाटक, मैसूर का नाम चेंज होके कर्नाटक हो गया। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले 2 1 4 3, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अंडर व्हिच वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखो, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क करता है किस मिनिस्ट्री के अंडर। ये इसमें चारों में से कौन सा भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन है वुमेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ये बोर्ड वर्क करता है, तो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली हो गया, लेकिन वुमेन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए था, इसके अंडर है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। दिस इज द फॉर टुडे। ओके, होप you like the video very much. If you are new to the channel, don't subscribe. If you watch the video, then wait for the tomorrow for next video. आप वॉच करो, आप वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन वीडियो को जरूर देखो, ये आपके लिए हेल्पफुल है एंड ये आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए देगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एनालिसिस करना, एक से एक बढ़कर यूपीएससी का आधा सिलेबस कंप्लीट करना, प्रीलिम्स एक वास्ट सिलेबस है जो कि इजीली क्रैक नहीं कर सकते बच्चे। तो अगर आप इसी को पढ़ोगे, प्यार से एनालिसिस करें क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका रिपीटेशन उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से आपको एक फ्रेमवर्क ऑफ माइंडसेट मिलेगा जहाँ से आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। होप यू लाइक द वीडियो वेरी मच। थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट लिसनिंग।